नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। वीकली मॉक क्वेश्चंस और प्रीलिम्स लास्ट वीक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन सा है चेक कर लेते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following federal agencies of the country have been authorized to access the National Intelligence Grid database? वीडियो पॉज कीजिए, मैं आपको 3 सेकंड्स दूंगा, पॉज करके पढ़ लीजिएगा, इसके बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ई 1, 2, 3, 4 एंड 5। देखिए, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड डाटाबेस ये क्या है? बेसिकली इट इज अ रोबस्ट मैकेनिज्म टू ट्रैक, सस्पेक्ट्स एंड प्रिवेंट टेररिस्ट अटैक्स विद रियल टाइम डाटा। बेसिकली एक डाटाबेस है जिसमें पूरे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन वन गो में मिलेगा। ये जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है ये कई सारे फेडरल एजेंसीज के लिए है, जैसे सीबीआई, डीआरआई जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कैबिनेट सेक्रेटरीट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देखिए, ये सब एजेंसीज के बारे में आपको तो पता ही होगा। तो इन सबको पूरे डाटा एक वन स्टॉप में मिल जाएगा, ये नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड्स में से। तो इसमें देखिए क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होगा, जैसे हर एक इंडिविजुअल के लिए एक्सेसिबल नहीं होगा, इन्हीं एजेंसीज के जो स्टाफ है, ऑथराइज स्टाफ है, वही एक्सेस कर सकता है। जैसे देखिए, इमिग्रेशन डाटा, बैंकिंग डाटा, इंडिविजुअल टैक्स पेज का, एयर ट्रैवल का, ट्रेन ट्रैवल का, सारे रिकॉर्ड इसमें मिल जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे एजेंसीज का नाम ध्यान दीजिएगा। सो द आंसर इज ऑप्शन ई 1, 2, 3, 4 एंड 5। Question number 2. Consider the following statements with respect to administrative tribunals. Which of the following statements are correct? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है। देखिए, ट्रिब्यूनल मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, ट्रिब्यूनल मतलब वो होता है दोस्तों, कुछ पर्टिकुलर फील्ड में जितने केसेस है वो देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लैंड ट्रिब्यूनल है। लैंड ट्रिब्यूनल वही केसेस देखा जो लैंड रिलेटेड है। और एक एग्जाम्पल है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ केसेस है तो वही देखेगा। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास इतने काम रहते हैं, उनके वर्क जॉब को थोड़ा सा ईज करने के लिए इस तरह ट्रिब्यूनल्स बनाया जाता है। ठीक है, आप देखिए, ये जो ट्रिब्यूनल्स है ना, दे वर नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। एंड इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2 आर्टिकल को इनकॉर्पोरेट किया गया ट्रिब्यूनल्स को सेटअप करने के लिए। आर्टिकल 323A दैट डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, जितने पब्लिक सर्वेंट्स का केसेस है ना, जैसे उनका रिक्रूटमेंट से लेके, कंडीशंस ऑफ सर्विस को लेके, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट केसेस रहता है, तो वो सब देखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाया जाता है। आर्टिकल 323A एक्सक्लूसिवली डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो है, आपने सुना होगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स वगैरह। एंड आर्टिकल 323B जो है, बाकी जितने ट्रिब्यूनल्स हैं वो सब आर्टिकल 323B में आता है। तो आर्टिकल 323A में केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ही आता है। अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स मस्ट हैव स्टैट्यूटरी ओरिजिन, मतलब पार्लियामेंट से पास किया हुआ एक लॉ से ही बनाना है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। दे मस्ट हैव सम फीचर्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स बट नॉट ऑल। देखिए, बेसिकली क्वासी जुडिशियल बॉडी है, कोर्ट का पूरा पावर नहीं है पर कोर्ट का पावर्स भी है। इनके जो डिसीजन है हमेशा चैलेंज किया जाता है अगर चाहे तो। ठीक है, द प्रेरोगेटिव रिट्स ऑफ सेट्यूरारी प्रोहिबिशन आर अवेलेबल अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, मैंने आपको बोला एक कोर्ट नहीं है, 100% कोर्ट नहीं है, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। तो इनके जो डिसीजन है रिट्स के थ्रू भी चैलेंज किया जाता है। जैसे सेट्यूरारी है, सेट्यूरारी मतलब क्या होता है? देखिए, मतलब लोअर कोर्ट से, लोअर कोर्ट का कोई डिसीजन है वो हायर कोर्ट्स क्वाश करते हैं, इसको सेट्यूरारी बोलते हैं। मतलब लोअर कोर्ट ने ऐसा कोई जजमेंट दे दिया और हायर कोर्ट को ये लगा कि उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, तो इस तब उनके जो जजमेंट है उसको क्वाश किया जाता है, तो ये सेट्यूरारी है। प्रोहिबिशन मतलब क्या? प्रोहिबिशन मतलब इट इज ए रिट डायरेक्टिंग ए सबऑर्डिनेट टू स्टॉप डूइंग समथिंग। अगर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट कोई एक केस प्रोसीड कर रहा है, अगर वो केस जो है उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, तो हायर कोर्ट जो है उनको बोल सकता है आप जो कर रहे हो उसको बंद करो, ये आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं है, ये हमें ट्रांसफर कर दो। तो हमेशा ये सुपीरियर कोर्ट ही इशू करेगा। तो ये जो प्रेरोगेटिव रिट्स है ना, सेट्यूरारी, प्रोहिबिशन वगैरह, दिस इज अवेलेबल अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये भी ध्यान दीजिएगा। आप देखिए हमारे स्टेटमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स मस्ट हैव स्टैट्यूटरी ओरिजिन, दे मस्ट बी क्रिएटेड बाय एनी स्टैट्यूट, पार्लियामेंट से पास किया हो कोई भी लॉ।
प्रेरोगेटिव रिट्स ऑफ सेट्यूरारी प्रोहिबिशन आर नॉट अवेलेबल लिखा है, बिल्कुल गलत, अवेलेबल है। ट्रिब्यूनल्स वेर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। मैंने आपको बोला 1976 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, 323A एंड 323B ये आर्टिकल, ध्यान दीजिएगा। आपने और एक न्यूज़ सुना होगा ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट करीब 9 ट्रिब्यूनल्स को डिमोलिश किया था, है कि नहीं। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिसेंटली इतना न्यूज़ में रहा है ट्रिब्यूनल्स वगैरह, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट्स आई है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। सबसे पहले न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है। देखिए कोई भी एक मिलिट्री फोर्स के पास, कोई भी कंट्री के मिलिट्री फोर्स के बाद जब न्यूक्लियर मिसाइल्स हो, लैंड से लॉन्च करने वाला, वाटर से लॉन्च करने वाला एंड एयर से लॉन्च करने वाला। देखिए हमारा इंडियन आर्मी के पास लैंड से लॉन्च करने वाला न्यूक्लियर मिसाइल्स है, आपको पता है। अब INS अरिहंत जो इंडियन नेवी में ऑपरेशनल है, वो पानी से न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकता है। एंड हमारे एयरफोर्स के पास भी ऐसे एयरक्राफ्ट है जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स डिलीवर कर सकता है। तो इसका मतलब यह है हमारा न्यूक्लियर ट्रायड जो है कंप्लीट हो गया। समझ गया। अब देखिए ये जो न्यूक्लियर मिसाइल्स है ना, ये बेसिकली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होता है। अब ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स मतलब क्या होता है। देखिए इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंचने वाला। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होता है। बैलिस्टिक मतलब देखिए दोस्तों, इसको लॉन्च करेगा ना, इनिशियली ये पावर्ड होगा, इसके बाद इसकी जो पाथ है वो गाइडेड भी होगा। मतलब ऐसा नहीं कि इधर से लेके इधर तक गाइडेड होगा, केवल एक जगह तक गाइडेड होगा, इसके बाद ये ग्रेविटी से जाके गिरेगा। समझे आप। मतलब इसकी जो लॉन्च इतने प्रिसिशन से होगा कि इनको पता है कि मतलब ऐसे एंगल से इतना पावर से इसको गेट करके छोड़ देगा एक जगह तक, इसके बाद ऑटोमेटिकली वो ग्रेविटी की वजह से जाके जहां गिरना चाहिए उधर गिरेगा। तो ऐसे जो ट्रैजेक्टाइल मोशन फॉलो करने वाला मिसाइल्स है ना, इनको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स, राइट। INS अरिहंत इज द ओनली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन ऑपरेशनल इन इंडियन नेवी, राइट। इंडिया हैज बीन फॉलोइंग ए सिस्टम ऑफ कीपिंग इट्स वारहेड्स डीमेटेड फ्रॉम देयर मिसाइल्स एंड डिलीवरी एयरक्राफ्ट। हमेशा हम न्यूक्लियर जो वारहेड्स है उसको लगा के नहीं रखते हैं, जब चाहिए होता है तभी फिट करता है। तो इसको बोलते हैं, हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है इसमें यह है वी विल कीप आवर वारहेड्स डीमेटेड, राइट, अलग करके रखते हैं। तो आप स्टेटमेंट देख लीजिए। INS अरिहंत इज द ओनली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन ऑपरेशन इन इंडियन नेवी, वेरी करेक्ट। इंडिया हैज बीन फॉलोइंग ए सिस्टम ऑफ कीपिंग इट्स वारहेड्स डीमेटेड, वेरी करेक्ट। INS अरिहंत सबमरीन कंप्लीट्स India's nuclear triad, very very correct. Question number 4. With which of the following countries does India have 2+2 ministerial dialogue? Select the correct answer using the code given below. Video post कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option B, 1, 3 and 5 only. Australia, United States of America and Japan. 2+2 ministerial dialogue मतलब क्या होता है दोस्तों। देखिए जब भी कोई कंट्री का डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स उनके दूसरे कंट्री का काउंटर पार्ट से, मतलब उनके डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ जब मीटिंग करते हैं, ये एक हाई लेवल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होता है दो कंट्रीज के बीच में। तो ऐसे जब डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग करते हैं ना, इसको 2+2 डायलॉग बोलते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं 2+2, जापान के साथ करते हैं एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी करते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ सितंबर 11 में सबसे पहला मिनिस्ट्रियल डायलॉग किया था, मतलब रीसेंटली किया था, इसलिए न्यूज़ में आया था। तो आंसर इज ऑप्शन बी, 1, 3 एंड 5 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज वाज रिलीज्ड बाय। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक। देखिए वर्ल्ड बैंक काफ़ी न्यूज़ में है। रिसेंटली इनका जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला रिपोर्ट है ये भी इन्होंने कैंसिल किया था कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो वर्ल्ड बैंक जो है न्यूज़ में है। हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला प्लेलिस्ट में जाइए, वर्ल्ड बैंक के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वैसे जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हमने अलग सा प्लेलिस्ट बना रखा है। द अपडेटेड ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इंडिकेटेड दैट क्लाइमेट चेंज कैन फोर्स 216 मिलियन पीपल इन 6 वर्ल्ड रीजन्स टू मूव विद इन देयर ओन कंट्रीज बाय 2050। तो बेसिकली ये जो ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट है ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ये आप ध्यान दीजिएगा। एंड hotspots of internal climate migration can emerge as early as 2030 and continue to spread and intensify by 2050। तो ये जो रिपोर्ट आया था ना ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट, इसमें मेजर पॉइंट ये था इंटरनल क्लाइमेट माइग्रेशन होगा, मतलब एक देश के अंदर लोग
एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कोने से दूसरे कोने भाग जाएगा एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये है ग्राउंडसवेल रिपोर्ट का मेजर पॉइंट जो है, तो ये रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक, ये आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, this technology is a simple yet powerful tool for editing genomes. It allows researchers to easily alter DNA sequences and modify gene function. Its many potential applications include correcting genetic defects, treating and preventing the spread of diseases, and improving crops. This technology behaves like a cut and paste mechanism on DNA strands that contain genetic information. About which technology the statement refers to? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option C, clustered regularly interspaced short palindromic repeats। देखिए बेसिकली ये वही है क्रिस्पर वाला तो आपने सुना होगा ना, Cas9 प्रोटीन से जो जीन एडिटिंग करता है। इट इज़ बेसिकली जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ ऑल्टरिंग जेनेटिक एक्सप्रेशन और चेंजिंग द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इससे बेसिकली क्या करते हैं, मोलिकुलर सिसर्स है, वो सिसर्स जो है Cas9 प्रोटीन है, एक बार प्रीलिम्स में पूछा भी था ये क्वेश्चन, तो इसे जो है जीन एडिटिंग करते हैं, सिसर से कट करता है। सिसर्स मतलब नॉर्मल सिसर नहीं है, एक प्रोटीन है बेसिकली, वो एक सिसर टाइप का बन जाता है, इसे कट करता है, तो जेनेटिक एडिटिंग करते हैं। बाकी डिटेल्स इधर लिखा है, पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी इस तरह की टर्म्स क्या है ये आपको जानना ज़रूरी है। तो हियर आवर आंसर इज क्रिस्पर, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। अगला क्वेश्चन है T+1 सेटलमेंट सिस्टम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, स्टॉक एक्सचेंज। लास्ट वीक इसके बारे में न्यूज़ आया था, हमने पीपीटी बनाया था पर वीडियो नहीं बनाया, सॉरी फॉर दैट। पर वीडियो बनाने लायक नहीं लगा, इसलिए हमने फिर वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि ये सिंपल टॉपिक है। देखिए रिसेंटली सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अलाउड स्टॉक एक्सचेंज टू स्टार्ट अ T+1 सिस्टम एज एन ऑप्शन इन प्लेस ऑफ T+2। देखिए दोस्तों, पहले T+2 होता था। ये क्या था, एक बार सेटलमेंट हो जाता है ना ये स्टॉक मार्केट में, तो 2 दिन का टाइम देता था। देखिए सेटलमेंट ऑफ द ट्रेड टेक्स प्लेस इन 1 वर्किंग डे एंड द इन्वेस्टर विल गेट मनी ऑन द फोन। पहले 2 दिन होता था सेटलमेंट के लिए। अब ये T+1 सिस्टम में क्या है ना, एक बार एक इन्वेस्टर अपना शेयर्स बेच दिए, इसके बाद 1 वर्किंग डे के अंदर उनको पैसे मिल जाएगा। यह है T+1 सिस्टम। इन T+2 सेटलमेंट 2 वर्किंग डेज में होता था। अब सेबी ने T+1 लॉन्च किया है। T+1 मतलब ट्रेड एक बार कंप्लीट होने के बाद, मतलब शेयर्स बेचने के बाद 1 वर्किंग डे में पैसे मिल जाएगा, यह है मतलब सेटलमेंट हो जाएगा। यह है बेसिकली T+1 सेटलमेंट सिस्टम। तो इसी क्वेश्चन दिस रिलेट्स टू स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टिनोक्सेट एंड ऑक्टोक्राइलिन रिसेंटली सीन इन न्यूज, विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, 2 ओनली। स्टेटमेंट 1 और 3 गलत है। देखिए मैं तो बोलूँगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इस तरह की क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है। ये न्यूज़ एक्चुअली आया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। देखिए ये डाउन टू अर्थ करके एक वेबसाइट है, मैं तो आपके लिए वो सजेस्ट करूँगा। वैसे डाउन टू अर्थ में जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आता है वो दूसरे न्यूज़पेपर्स में भी आ जाता है, आप संडे सप्लीमेंट्स वगैरह में देखोगे ना, आपको मिल जाएगा। हम भी कवर करते हैं। अब देखिए उसमें एक आर्टिकल आया था, ये ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टिनोक्सेट एंड ऑक्टोक्राइलिन के बारे में। ये बेसिकली क्या है ना दोस्तों, सनस्क्रीन्स में यूज़ करते हैं। देखिए ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टिनोक्सेट, ऑक्टोक्राइलिन अलॉन्ग विथ 11 अदर सोल्युबल ऑर्गेनिक यूवी फिल्टर्स वेर रिमूव फ्रॉम ग्रेस कैटेगरी। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात है, ठीक है। ये ग्रेस कैटेगरी मतलब उनका जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ एंड इफेक्टिव, इस कैटेगरी से इनको हटा दिया। ये सनस्क्रीन्स में जो लगाते हैं ना गोरे लोग, ये बीच में वो सनबाथिंग के लिए जाते हैं तो ऐसे लगा देते हैं लोशन टाइप का, तो उसमें ये सब कंटेंट्स है, इससे प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल हजार्ड्स है। देखिए सारे सनस्क्रीन्स में इनके प्रेजेंस है, ये तीनों का। इन तीनों को क्या बोलते हैं मालूम है, टॉक्सिक थ्रियोस। देखिए ये कार्सिनोजन है, इससे कैंसर हो सकता है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मरीन लाइफ के लिए भी रिस्क है, जैसे कोरल्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इस तरह की जो कंपाउंड्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ऑक्सीबेंजोन इज पर्टिकुलरली टॉक्सिक टू कोरल्स एट कॉन्सेंट्रेशन एज लो एज ए फ्यू पार्ट्स पर ट्रिलियन। ये ऑक्सीबेंजोन जो है ये सबसे खतरनाक है, ये थोड़ा सा ही चाहिए। देखिए पर ट्रिलियन में थोड़ा सा होगा ना, पूरे कोरल्स का लाइफ खराब हो जाएगा। कोरल रीफ तो आपको पता ही होगा ना, कोरल पॉलिप्स वगैरह आपने सुना होगा। तो देखिए टॉक्सिक थ्रियोस आर ऑल्सो डिट्रीमेंटल व्हेन देयर इज फिशिंग इन कंटामिनेटेड वाटर्स इंपैक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड इकोनॉमी। तो पूरे जो मतलब ये है कि सनस्क्रीन्स में
जो कॉम्पाउंड्स है ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टिनोक्सेट, ऑक्टोक्राइलिन जो है ये प्रॉब्लमैटिक है, इससे प्रॉब्लम्स होता है। इसलिए फेडरल जो एजेंसी है इनका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने इनको बैन किया है, ठीक है। तो इसलिए न्यूज़ में आया था। स्टेटमेंट्स देखिए, दे आर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन मोर देन 2/3 ऑफ ऑल फूड सप्लीमेंट्स, गलत, ये सनस्क्रीन्स में यूज होता है, ठीक है, सनस्क्रीन। These three are known as toxic trios, have been shown to destroy coral and trigger health risks to people and marine life, बिल्कुल सही। Octocrylene is particularly toxic, ये गलत है दोस्तों। At concentration as low as a few plant parts per trillion बोला है। देखिए ये ऑक्टोक्राइलिन नहीं है, ये कौन सा है, ऑक्सीबेंजोन है। ऑक्सीबेंजोन सबसे खतरनाक है, जो कोरल्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इनका थोड़ा सा ही प्रेजेंस चाहिए, पूरे कोरल्स एक बड़ा सा एरिया में खराब हो सकता है। सो आंसर इज ऑप्शन बी, 2 ओनली। Question number 9. Which of the following are the advantages of folk rice varieties cultivated in India? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option B, 1, 3 and 4 only. Statement 2 गलत है। देखिए folk rice varieties, इसके जो एडवांटेजेस है इसके बारे में एक आर्टिकल आया था रिसेंटली। folk rice मतलब जो ट्रेडिशनली कल्टिवेट किया जाता है ना, जिसमें ज़्यादा जेनेटिक मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं होता है। अब देखिए इसमें कई सारे वैरायटीज़ हैं। बोला जाता है एक टाइम पे इंडिया में करीब 20,000 से ज़्यादा वैरायटीज़ था ये फोक राइस का। अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से कल्टीवेशन होता था। पर इसमें बहुत अच्छे एडवांटेजेस हैं। दे कैन ऐड द एसेंशियल फैटी एसिड्स इन स्टेपल डाइट एंड प्रोवाइड फैटी एसिड रिक्वायरमेंट इन नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट इन इन्फेंट्स। देखिए बच्चों के लिए सही है, जो माँ दूध पिलाते हैं उसमें जो कंटेंट्स रहता है फैटी एसिड्स वो इसमें है, ठीक है। तो मतलब पूरी तरह ये एक हेल्दी राइस कंटेंट में, हेल्थी राइस है बेसिकली। सेकेंडली 7 राइस वैराइटीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जितने फोक राइस है ना, जैसे मेघालय लाक, केमनिया केपियू, वाइनम, टिक्रूला, कोयांजांग, दे हैव द पोटेंशियल टू रेसिस्ट लीफ एंड नेक ब्लास्ट डिजीज इन राइस प्लांट्स। देखिए राइस प्लांट्स में जो लीफ एंड नेक ब्लास्ट डिजीज होते हैं उसको रेसिस्ट करने का पावर ये फोक वैराइटीज में है। तो ये सारे वैराइटीज का नाम जो बोला मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, नोट्स बना दीजिएगा। थर्डली इन इंडिया मेनी फोक वैराइटीज लाइक अतिकराया, दूधसर, कयामी, नीलम सांबा, श्रीहति, महाराजी, भेजरी आर नोन इन फोक मेडिसिन टू एनहांस मिल्क प्रोडक्शन इन लैक्टेटिंग वुमेन। लैक्टेटिंग वुमेन में मिल्क प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए ये काम आएगा। एंड अदर ट्रेडिशनल वैराइटीज लाइक केलास, धुधे बोल्टा, भूटमोरी आर रिच इन आयरन एंड कैन बी इंक्लूडेड इन डाइट ऑफ मदर्स टू ट्रीट एनीमिया। जो आयरन कंटेंट है इसकी डिफिशियंसी जिसमें होता है उसके लिए भी एक ऐसे मेडिसिन यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो फोक राइस वैराइटीज़ का कई सारे एडवांटेजेस है। अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए। एनहांस मिल्क प्रोडक्शन इन लैक्टेटिंग वुमेन, मैंने बोला बिल्कुल है। ट्रीटमेंट फॉर क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, ये तो कहीं नहीं बोला मैंने, एक्चुअली एनीमिया के लिए यूज़ कर सकता है, ठीक है। टू रेसिस्ट लीफ एंड नेक ब्लास्ट डिजीज इन राइस प्लांट्स, बिल्कुल सही। ब्रेन डेवलपमेंट इन इन्फेंट्स, ये भी है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सो आंसर इज 1, 3 and 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू ऑकस एग्रीमेंट विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, 2 ओनली। स्टेटमेंट 1 and 3 गलत है। देखिए ऑकस एग्रीमेंट के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया। ऑकस मतलब ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके फॉर यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसे हमारा क्वाड है ना दोस्तों, जिसमें इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया है। अब यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया मिलकर ऑकस बनाया है, जिसमें अमेरिका एंड ब्रिटेन विल हेल्प ऑस्ट्रेलिया डिप्लॉय न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स इन पैसिफिक रीजन। पैसिफिक रीजन में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को डिप्लॉय करने के लिए अमेरिका एंड ब्रिटेन जो है ऑस्ट्रेलिया को हेल्प करेगा। इससे प्रॉब्लम किसको हुआ? फ्रांस को हुआ, क्योंकि फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी एक एग्रीमेंट फाइनल स्टेज में था, जिसमें फ्रांस सप्लाई करना था न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को, पर ऑस्ट्रेलिया ने धोखा दे दिया। इसलिए फ्रांस ने अपना जो हाई कमिश्नर वगैरह उनको वापस भी बुला लिया, बोला ये ठीक नहीं किया आप लोगों ने। तो इसके बारे में हमने अलग से वीडियो किया था, 1-2 आप देख लीजिएगा सर्च करके। बाकी कुछ डिटेल्स इधर लिखा है, पढ़ लीजिएगा। स्टेटमेंट्स देखिए, इट इज ए ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बिटवीन फ्रांस, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये फ्रांस कहाँ से आ गया भाई? गलत है, फ्रांस को प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, तो ये गलत है। अंडर द एग्रीमेंट यूएस एंड यूके विल हेल्प ऑस्ट्रेलिया टू डिप्लॉय न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स इन द पैसिफिक रीजन, बिल्कुल सही। डील एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स कर्टलिंग चाइना स्पेशली इन अराउंड साउथ चाइना सी। ठीक है दोस्तों, ये गलत हो जाता है। कोई भी डील में ऐसे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करेगा कि हम चाइना को काउंटर करेंगे। हाँ, वैसे इसका हिडन एजेंडा जो है वही है। आजकल इंडो पैसिफिक या सरकम पैसिफिक रीजन में जितने भी इस तरह की एग्रीमेंट्स या स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स होता है, वो चाइना की डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए, ये तो बच्चे बच्चे भी जानते हैं।
पर हम खुला बोल सकते हैं कि नहीं, तो कोई भी डील में इसे इस तरह एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करेगा, किस लिए किसी को जानबूझ के दुश्मन बनाएगा, है कि नहीं। तो ये स्टेटमेंट वैसे भी गलत हो जाता है। सो ऑप्शन बी टू ओनली इज द राइट आंसर। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू सेरोटाइप 2 डेंगू विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। देखिए डेंगू फीवर जो है आपको पता है ये कौन से मॉस्किटो से होता है, एडिस एजिप्टी से होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा। अब ये डेंगू का भी 4 टाइप है, 1 2 3 4 करके, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 जो है। वैसे ये चारों जो डेंगू है चारों खतरनाक है। चारों की वजह से जो डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है एंड बाकी कुछ मेडिकल टर्म्स है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड प्लाज्मा लीकेज, ऐसा होता है। बेसिकली आप ये समझ लीजिए डेंगू फीवर तो आप सब जानते होंगे, मैक्सिमम एरिया में डेंगू फीवर तो हुआ ही है वैसे इंडिया में। आप देखिए इसकी जो ह्यूमन इन्फेक्शन होता है ये एडिस एजिप्टी है, मैंने बता दिया। एंड इसकी जो फैमिली है डेंगू वायरस का ये फ्लैवीविरिडे फैमिली है, राइट। बाकी कुछ डिटेल्स इसमें लिखा है, पढ़ लीजिएगा। अब हमारा स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। देखिए डेंगू वायरस बिलोंग्स टू द फैमिली फ्लैवीविरिडे एंड ह्यूमन इन्फेक्शंस आर एक्वायर्ड विद द बाइट ऑफ द मॉस्किटो यूजुअली बाय एडिस एजिप्टी। बिल्कुल सही। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेंगू वायरस बट ओनली सेरोटाइप 2 हैज द पोटेंशियल टू कॉज डेंगू हेमरेजिक फीवर। गलत, मैंने बोला आपको 1 2 3 4 चारों खतरनाक है। एंड सेरोटाइप 2 viruses with the potential to cause dengue hemorrhagic fever belong to the Southeast Asian genotype। ये सही है दोस्तों, ये आर्टिकल में लिखा हुआ था कि ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन से बिलोंग करते हैं। वैसे देखिए इंडिया साउथ एशिया में, और साउथ ईस्ट एशिया मतलब जो इंडोनेशिया, म्यांमार, ये सब एरिया हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली इसकी जो ओरिजिन या बिलोंग करते हैं ना जो डेंगू सेरोटाइप 2 वायरस, ये साउथ ईस्ट एशियन से है करके वो आर्टिकल में लिखा हुआ था। सो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, with respect to lossy bricks sometimes seen in the news recently, consider the following statements which are correct। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए लो कार्बन ब्रिक्स ये होता क्या है। रिसर्चर्स have developed a technology to produce energy efficient walling materials using construction and demolition waste and alkali activated binders। देखिए जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन होता है ना, मतलब जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स गिराता है इसके बाद नया कंस्ट्रक्ट करता है, जो डेमोलिशन होता है, जो वेस्ट है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट या डेमोलिशन वेस्ट इसको बोलते हैं, इससे ब्रिक्स बनाते हैं। वैसे आपको पता है ब्रिक्स दूसरे कोई मिट्टी से बनाता है, आप ये डिमोलिशन वेस्ट से क्या बनाएगा, ब्रिक्स बनाएगा। और इसमें देखिए दिस आर कॉल्ड लॉसी ब्रिक्स डू नॉट रिक्वायर हाई टेम्परेचर फायरिंग। नॉर्मली ब्रिक्स जब बनाते हैं आग लगाना पड़ता है हाई टेम्परेचर में, तब जाके पूरा सेट हो जाता है, पर इसमें यह सब की जरूरत नहीं है, ठीक है। टेक्नोलॉजी विल ऑल्सो सॉल्व द डिस्पोजल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद C&D वेस्ट मिटिगेशन। देखिए वैसे आपको पता है कंस्ट्रक्शन डिमोलिश करने से बहुत ज़्यादा वेस्ट बन जाता है, वो वेस्ट को कहीं और जाके फेंकना भी सही नहीं है। तो इससे जब आप ब्रिक्स बनाओगे, नया बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करोगे, तो ऑब्वियसली एक टाइप की कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी है कि नहीं। और ये बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने विथ फंडिंग फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप देखिए These are low carbon bricks produced by using construction and demolition waste and alkali activated binders। बिल्कुल सही। They are manufactured either through high temperature firing or using high energy carbon binders such as Portland cement। ये गलत है दोस्तों, इसके लिए हाई टेम्परेचर फायरिंग की जरूरत नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। दिस टेक्नोलॉजी विल मिटिगेट द डिस्पोजल प्रॉब्लम्स। ये तो मैंने बता दिया, ये भी सही है। सो आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13, द रिवर सोर्स इज द Chamayundung Glacier which covers the slopes of Himalayas about 60 miles 100 km southeast of Lake Mapam in southwestern Tibet। The 3 headstreams that arise there are the Kubi, Angzi and the Chamayandung। About which river system the statement refers to। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option D यालुंग जाम्पो, हमारा ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा के बारे में डिटेल्स है, ये सारे ध्यान दीजिएगा। लेक मापम है, जो कुबी, आंगजी, चामायुंडुंग जो भी है, बाकी डिटेल्स इधर लिखा है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा। वैसे देखिए थ्रू आउट इट अपर कोर्स द रिवर इज जनरली नोन एज जैंगपो। जैंगपो का मतलब है प्यूरिफायर। इट इज ऑल्सो नॉन बाई द चाइनीज नेम यालुंग जैंगपो एंड बाई अदर लोकल टिबेटन नेम्स ऑल्सो। इंडिया में तो ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, है कि नहीं। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option B 2 only। देखिए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज
इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट। देखिए ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक स्टैट्यूट से बनाया है, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992। इसमें एक चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है एंड 5 मेंबर्स एंड ऑल ऑफ दम शाल बी फ्रॉम अमंग द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। देखिए दोस्तों बाकी डिटेल्स इधर लिखा है, पढ़ लीजिएगा। बेसिकली इसमें जितने मेंबर्स हैं ना वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है इसलिए। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेटअप अंडर द आर्टिकल 342। गलत। आर्टिकल 342 क्या कहता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे मैं इधर शायद लिखा हूँ, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, आप बता दीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स एंड ऑल ऑफ दम शाल बी अमंग द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। बिल्कुल सही। इन 1993 फर्स्ट स्टैट्यूटरी नेशनल कमीशन फॉर सेटअप एंड जैन्स वेर द फर्स्ट कम्युनिटी नोटिफाइड एज ए माइनॉरिटी कम्युनिटी। गलत है दोस्तों, जैन्स को तो बाद में माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेयर किया था। वैसे देखा जाएगा तो 1993 में 5 रिलीजियस कम्युनिटीज बना दिया था, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, ज़ोरास्ट्रियंस जो पारसी से। इसके बाद 2014 में जैन्स को नोटिफाई किया गया था। सो आंसर इज ऑप्शन बी 2 ओनली। एंड द फाइनल क्वेश्चन, तामिरबरनी सिविलाइजेशन विच वाज रिसेंटली न्यूज इज रिलेटेड टू। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन 1 तमिलनाडु। तमिलनाडु से नाम से आपको पता चल गया होगा, तामिरबरनी तमिलनाडु से रिलेट करते हैं। तामिरबरनी सिविलाइजेशन इन तमिलनाडु इज एटलीस्ट 3200 ईयर्स ओल्ड। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी किया था, आपको शायद याद होगा, करीब 1-1.5 महीने पहले। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये 3200 ईयर्स ओल्ड है। एंड एक्सकवेशन हुआ था शिवक्कलई तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में। तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट एक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, सथेन शहर में आता है। एक यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड बीटा एनालिटिक टेस्टिंग लैबोरेटरी में टेस्ट किया गया था। एंड लैबोरेटरी हैज कंडक्टेड द कार्बन डेटिंग एनालिसिस ऑफ राइस विद सोइल, ठीक है, found in a burial in Shivakalai in southern Tamil Nadu during an archaeological excavation, etc., etc. And analysis has revealed that the Purunai River belongs to 1153 BCE, which is 3200 years ago. तो एक पुरुनई रिवर भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पुरुनई रिवर के बारे में भी इधर मैंशनड है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स कभी कभी प्रीलिम्स में पूछा जाता है। सो और आंसर इज तमिलनाडु। ध्यान दीजिएगा, तामिरबरनी तमिलनाडु। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। थोड़ा लेट आ रहा है क्यों, सॉरी फॉर दैट, मैं थोड़ा बिजी था, संडे को कहीं जाना पड़ा मुझे, इसलिए मैं संडे को अपलोड नहीं कर पाया। अगले संडे से मैं कड़क संडे को अपलोड करने की कोशिश करूँगा। काफ़ी कमेंट्स मुझे आता है क्वेश्चंस बढ़ाइए करके। देखिए दोस्तों क्वेश्चंस बनाने में बहुत टाइम लगता है, आपको पता होगा, और भी वीडियोज़ बनाता हूँ इतना टाइम नहीं बन पाता इतने क्वेश्चंस बनाने में। ये 15 क्वेश्चंस भी बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट कीजिए। हो सकता है आगे मैं आपको डेली जो मॉक टेस्ट में कराता वो कराता रहूँगा। एंड लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस, कमेंट्स वगैरह आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।